So we are going to study some of the chemical properties or trends in chemical reactivity of group 15 elements. So trends in chemical reactivity. So trends in chemical reactivity. First is reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen, that is formation of hydrides. So we are going to study some of the trends in chemical reactivity, and the first is reactivity towards hydrogen, that is formation of hydrides. तो ये जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन को के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं विद जनरल फार्मूला EH3. So this is the general formula of hydrides of group 15. This is the general formula for the hydrides of group 15. अब EH3, अब तो कौन कौन से हाइड्राइड्स होंगे भाई? ये हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कौन है? पहला मेंबर नाइट्रोजन है तो NH3, ये हम जानते हैं, ये हमारे लिए कॉमन है, दिस इज अमोनिया. दूसरा कौन सा है? दूसरा है PH3, दैट इज फॉस्फीन. तीसरा कौन है? तीसरा है ASH3, फिर SBH3 और फिर BiH3. तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था? EH3. और मेंबर्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो हाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. इसमें से सबसे कॉमन कौन है? अमोनिया, जिसको हम पहले से जानते हैं. सो द फॉर्मूला इज NH3. इसके अलावा कुछ और भी हाइड्राइड्स ये लोग बनाते हैं, बट दे आर नॉट द मोस्ट कॉमन. द मोस्ट कॉमन हाइड्राइड हैज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ EH3. नाउ अगर हम ये देखें तो उसके बाद हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स. सो नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स. अब हमारा फॉर्मूला क्या है? EH3 है, ठीक है. और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2Np3, ठीक है. तो दैट इज़ इट मीन्स ये हम बना लें अगर, तो ये S वाले हो गए और ये P वाले हो गए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक. तो ये सारे के सारे जो हैं ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, 1s and 3p, and the hybridization involved is sp3. the hybridization is sp3. तो हाइड्राइड्स में जो एलिमेंट है हमारा ग्रुप 15 का, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो अगर हम इन जनरल लिखें तो ये हमारा एलिमेंट है. तो ये जो 4 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें से 3 जो हैं वो तो लोन पेयर वाले हैं जो बॉन्ड बनाएंगे, तो ये, ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. तो EH3 है ये. तो 3 इन्होंने जो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए बाय यूजिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें से 3 को यूज़ करके तो इन्होंने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया. जो चौथा है उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है इट इज़ दिस, ठीक. तो 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें से एक में लोन पेयर है
और जो बाकी 3 हैं उनको यूज़ करके 3 नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ वो बनते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है लोन पेयर, ठीक। अब हमें पता है कि जब लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी ज्योमेट्री जो होती है डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो sp3 की वजह से हमारी नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, डेट इज़ टेट्राहेड्रल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। पर क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से दी नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड, और अब जो इनकी शेप बनती है, जो ज्योमेट्री बनती है, उसको हम कहते हैं कि नाउ दे हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या कहेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया है, बिकॉज द नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, ठीक है। अब क्योंकि ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो चुकी है तो बॉन्ड एंगल भी जो है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उससे कम हो जाता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर विच कॉजेज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, the tetrahedral shape of the molecule gets distorted and the bond angle become less than normal tetrahedral angle, that is 109 degrees 28 minutes, ठीक। तो अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, मैं लिख देती हूँ। तो क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि वो ज़्यादा है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज़ लार्जर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है। 2 तरह के रिपल्शंस होंगे, एक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का और ये बॉन्ड पेयर का, ठीक। तो ये यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर। तो 2 तरह के रिपल्शंस हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो सिर्फ दे आर ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस, तो यहाँ पे रिपल्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। So due to lone pair bond pair repulsions which is larger than bond pair repulsions, the normal tetrahedral shape of the molecule gets distorted. So the normal tetrahedral shape of the molecule gets distorted and the bond angle becomes less than 109 degrees 28 minutes, that is normal tetrahedral angle, ठीक है। तो ये तो क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होते हैं तो इसलिए जो हमारी नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम हो जाता है। जो नया शेप आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट पिरामिडल शेप, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब अगर हम एक बार एंगल्स देखने की कोशिश करें कि अगर एंगल कम हो गए हैं तो क्या है एंगल्स, क्या सब में एंगल सेम है, तो सेम नहीं है। NH3 में जो एंगल है वो है 107 डिग्रीज, ये 107.8 डिग्रीज, ये कुछ नहीं है। उसके बाद PH3 उसमें है 93.6 डिग्रीज, फिर ASH3 उसमें है 91.8 डिग्रीज, फिर SBH3 उसमें है 91.3 डिग्रीज़, और फिर उसके बाद है BIH3 जिसमें बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। तो एक तो वैसे ही बॉन्ड एंगल जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम है, उसमें भी जब हम डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है,
द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो क्या हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है बॉन्ड एंगल में? तो सबसे पहले जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, हम किस में देख रहे हैं? बॉन्ड एंगल में, ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक। और बॉन्ड एंगल में क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो बॉन्ड एंगल है इट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो इन हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है। अब क्यों डिक्रीज़ कर रहा होगा डाउन दी ग्रुप? जो बॉन्ड एंगल है वो क्यों डिक्रीज़ करेगा? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं, मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे आए, फॉस्फोरस से आर्सेनिक पे आए, फिर एंटीमनी और बिस्मथ पे आए, तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंट्रल एटम से दूर जाने लगेंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? सेंट्रल एटम से दूर जाने लगेंगे। तो अगर ये अब देखो, अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करें तो क्या होगा? मान लेते हैं हमने ये नाइट्रोजन वाला बनाया, ठीक है, ये, और ये मैंने बना दिया, 2 ही बनाएंगे, ठीक है, बाकी हम ऐसे देख लेंगे। तो ये बना दिया हमने। अब क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नाइट्रोजन के जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो दे आर क्लोज टू दी नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फॉस्फोरस में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है तो बॉन्ड पेयर्स जो हैं थोड़े से फॉस्फोरस से दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये फॉस्फोरस से दूर चले गए, अब देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे जब बॉन्ड पेयर पास में होंगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, और जो बॉन्ड पेयर्स होंगे दे विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। यहाँ पे जगह कम है ना, यहाँ पे जगह कम है। तो व्हेन दी बॉन्ड पेयर्स आर क्लोज टू नाइट्रोजन, तो थोड़ी सी स्पेस में ये 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, बिकॉज दे आर क्लोज टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी एंड बॉन्ड पेयर्स विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा। फिर जब बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो बॉन्ड पेयर्स क्या हुए? एटम से दूर चले गए, और जब एटम से दूर चले गए तो उनके बीच में डिस्टेंस था वो बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से रिपल्शन कम हो जाती है, और रिपल्शन कम होने से जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाती है। तो क्यों बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप? द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ड्यू टू विच bond pair of electrons tend to move away from the central atom, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है? the force of repulsion between the adjacent bond pairs also decreases and therefore bond angle also decreases। तो अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न क्या होगा इसका? अच्छा, हम एक बार और देख लेते हैं। तो क्या हुआ भाई? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो बॉन्ड पेयर्स आर क्लोज टू दी सेंट्रल एटम। व्हेन दे आर क्लोज टू दी सेंट्रल एटम तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है और रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दे ट्राई टू मूव अवे और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाने लगते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लगती है और बॉन्ड पेयर जो हैं वो सेंट्रल एटम से दूर हो जाते हैं। जब वो सेंट्रल एटम से दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो रीज़न अगर हम देखें तो रीज़न क्या होगा? सो व्हाट इज़ द ट्रेंड? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? रीज़न इज़, तो रीज़न क्या है वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज? लेट्स सी द रीज़न why the bond angle is decreasing। तो bond angle decrease हो रही है क्यों? as we move down the group the electronegativity of central atom decreases, therefore bond pair of electrons
move away from central atom, the force of repulsion decreases between adjacent bond pairs, and therefore bond angle also decreases. ठीक, तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड एंगल डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और बॉन्ड एंगल डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल एटम से दूर होते जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से उनका रिपल्शन कम हो जाता है। और अब वो रिपल्शन कम हो गया इसीलिए वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए जो बॉन्ड एंगल होती है वो कम होती है। और सबसे पहला जो है नाइट्रोजन, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो नाइट्रोजन के आसपास रहते हैं, दे आर क्लोज टू नाइट्रोजन, तो उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा एंगल हमें NH3 में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे एंगल डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स वाज बॉन्ड एंगल, एंड द ट्रेंड इज bond angle decreases down the group. Now the second property of hydrides is, अच्छा ये तो स्ट्रक्चर ही था नॉर्मल, तो उसमें बॉन्ड एंगल का हमें वो मिल गया पॉइंट। अगर अब हम प्रॉपर्टीज़ प्रॉपरली देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड पहला देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर हम वैसे देखें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंक्रीज़ होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ, दैट इज़ ये अगर हम लिख लें एक बार, लिखने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम PH3 टू ASH3 SBH3 BiH3, ठीक है ये। तो यहाँ पे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ करता है। अगर हम नोट कर लें अगर यहाँ पे तो 185.5 के है इसके केस में, यहाँ पे 210.6 के है, और यहाँ पर 254.56 के है, और ये जो है 290 के है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम फिलहाल पहले वाले को छोड़ दें NH3 को, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम PH3 टू BiH3 द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ती है। अब ये जो पहला वाला है, पहला वाला जो है कौन, अमोनिया NH3 फर्स्ट, दैट इज़ NH3, ये जो है ये एक एक्सेप्शन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 238.K। तो अगर नॉर्मल ट्रेंड देखें तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, NH3 का, पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम नहीं है, वो यहाँ कहीं बीच में आता है, ठीक है। तो अगर अब हम ट्रेंड बना दें तो क्या होता है, PH3 फिर ASH3 फिर NH3 फिर SBH3 और BiH3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर है, दिस इज़ द फाइनल ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ट्रेंड देखें तो फॉस्फोरस से लेकर बिस्मथ तक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस हिसाब से जो पहला मेंबर है NH3 उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होनी चाहिए, पर NH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसकी बॉइलिंग पॉइंट PH3 और AH3 से ज़्यादा क्यों है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो क्यों है ऐसा भाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3,
तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। एक तो हमारे लिए ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल ऑर्डर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3। ठीक है, तो जो कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, तो वैसा नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन? तो आंसर क्या है इसका, क्या रीज़न है भाई? ठीक, रीज़न अगर देखिए तो अगर हम एक चीज़ रिकॉल करें तो इफ़ हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हेन हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, एंड देयरफॉर वैन डर वाल्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाती है और उसे भी हमें ब्रेक करना पड़ता है, एंड due to the presence of additional hydrogen bonds, the boiling point of NH3 increases. So what is the reason for higher boiling point of NH3? It is due to intermolecular hydrogen bonding. Okay? So it is due to इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी। तो NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई क्यों है? इसलिए हाई है क्योंकि बाकी मेंबर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं, पर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर इज़ एडिशनल बॉन्डिंग प्रेजेंट जो हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, और उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड देयरफॉर NH3 हैज़ एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज़ द रीज़न? इट इज़ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर वैसे देखें तो जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप एक्सेप्ट NH3। ठीक है, तो एक्सेप्ट NH3, एक्सेप्शन का रीज़न तो हमने देख लिया कि NH3 का क्यों है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो जनरल ट्रेंड है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, है ना? वाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप? तो मैं यहाँ ऐसे करके ये यहाँ पे मैं रीज़न जो है मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये मैं किस चीज़ का रीज़न बता रही हूँ? इसका, ये जो जनरल ट्रेंड है इसका। देखिए यहाँ से बात बना दिया है, यहाँ से देख लेंगे तो ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ आगे। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्या रीज़न है इसका? रीज़न है भाई कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, दैट इज़ साइज़ पे डिपेंड करते हैं। डाउन दी ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ जो है, हाइड्रोजन तो सेम है, जो दूसरा एलिमेंट है उसकी साइज़ धीरे धीरे डाउन दी ग्रुप बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल की साइज़ भी डाउन दी ग्रुप बढ़ती है, और साइज़ बढ़ने के साथ ही वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो एज वी मूव डाउन दी ग्रुप, the size of the molecule increases, due to which van der Waals force of attraction also increases, and therefore the boiling point also increases. So basically van der Waals forces depends on surface area, और down the group move करने से molecule की size बढ़ती है, सरफेस एरिया भी बढ़ती है, और इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। सो एज we move down the group, the molecular size increases. As a result, van der Waals forces 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 increases. As a result, van der Waals for
forces of attraction increases and boiling point also increases. ठीक, तो जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो मॉलिक्यूल की साइज़ जो है वो बढ़ती है, और साइज़ बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. सो दिस वाज द ट्रेंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट. देखिए, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अब इसी को हम जो है मेल्टिंग पॉइंट में भी वैसे रख सकते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं. वैसे कुछ खास तो नहीं है, सेम है रीज़न. मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पे. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जो इन्वॉल्व हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो साइज़ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है. तो ये अगर हम लिख लें इसको ज़रा सा, ठीक है, तो 139.5, 156.7 सब के है, ठीक है, 185 के, 195.2 के. ठीक, तो अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखें अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी वही ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है. सेम ट्रेंड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट में भी फॉलो हो रहा है. मतलब डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है डाउन दी ग्रुप. तो क्या ट्रेंड है भाई यहाँ पे भी सेम ही ट्रेंड है जैसा बॉइलिंग पॉइंट में था. डाउन दी ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस. रीज़न वही है, डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज increases due to which strength of van der Waals forces increases. ठीक है, ये हो गया. अब एक एक्सेप्शन यहाँ फिर से है, एक्सेप्शन उसी का है जिसका पहले था बॉइलिंग पॉइंट में, NH3 का. अगर जनरल ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है तो NH3 तो सबसे ऊपर है, तो उसका सबसे कम होना चाहिए, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है. रीज़न सेम है, वही रीज़न है. क्यों है भाई? अगेन ये एक्सेप्शन है, सबसे कम होना चाहिए था पर सबसे ज़्यादा है. और एक्सेप्शन का रीज़न क्या है? वही है एक्सेप्शन का रीज़न, दैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बाकी तो नहीं कर सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड इज थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी मतलब भाई, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा. थर्मल स्टेबिलिटी, ये ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है. ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है, पहले तो हमें ये थोड़ा सा देखना होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है. अगर हम थोड़ा सा यहाँ साइड में समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं ये हमारा कंपाउंड है कोई EH. तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगी ना, और ये बॉन्ड अगर वीक हुई तो आसानी से टूट जाएगी, और अगर आसानी से टूट जाएगी तो मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल होगा. ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि ये जो बॉन्ड बनी हुई है बीच में, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है. तो स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है
तो कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा, पर अगर बॉन्ड वीक है तो कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे ना, यहाँ बना दूँ, अगर थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, ठीक, तो जैसे जैसे ग्रुप में जा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो बेचारा सेम है ना, पर इधर वाला जो एटम है उसकी साइज़ धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और जब साइज़ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई अगर, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो बॉन्ड आसानी से टूट जाती है। बड़ी लकड़ी आसानी से टूट जाती है ना, तो जैसे जैसे इस एटम की साइज़ बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है कि बॉन्ड वीक होती जाएगी और वो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाएगी। तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्या, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड बनी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। छोटी बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होती है, बड़ी बॉन्ड जो होती है वो वीक होती है। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो ये एटम की साइज़ बढ़ती जा रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड हमारी बड़ी हो जाती है, बड़ी बॉन्ड वीक होती है, बहुत ईजिली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी में जो है हम लिखेंगे ऑर्डर। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, ठीक, तो ये दिस इज़ द ऑर्डर। ठीक है, तो और ये ऑर्डर क्या कह रहा है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी इस ऑर्डर के हिसाब से क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी decreases down the group। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज हो रही है, अभी मैंने बताया, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, रीज़न, as we move down the group सो रीज़न क्या है देखते हैं, हमारा क्या ट्रेंड था कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नाउ रीज़न इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द size of central atom increases and MH bond strength decreases। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड। तो हमने क्या कहा था, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होती है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बॉन्ड जितनी बड़ी होगी वो उतनी वीक होगी। जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो सेंट्रल एटम की साइज़ बढ़ने लगती है, तो जो बॉन्ड है उसकी लेंथ बढ़ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। So as we move down the group, the size of the central atom increases and MH bond strength decreases. Therefore, this is the this is the order of thermal stability. Now the next property is, तो thermal stability हो गया, तो boiling point हो गया, melting point हो गया, thermal stability हो गया। The fourth is reducing character। रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक, अब ऑर्डर पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या है। अब ऑर्डर देखें अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या है, ठीक, तो ये ऑर्डर है। ठीक, इस ऑर्डर से हमें क्या पता चल रहा है, क्या ऑर्डर है भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर का,
जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर increases down the group. Now what is the reason for this? Reason क्या रीज़न है इसका कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है? अब यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसकी वजह से? रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से। जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे देगा उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं बॉन्ड बड़ी हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाती है, और अगर वो वीक हो गई तो ज़्यादा आसानी से टूट जाएगी। तो नीचे वाली बॉन्ड जो है डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो MH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होती जा रही है तो वो आसानी से टूट जाएगी और हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा भाई? वाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज एंड देयरफॉर द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड, और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी, और आसानी से टूट गई तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ कर देगी और इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो क्यों हो रहा है भाई ऐसा? रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न हो जाएगा डाउन द ग्रुप थर्मल stability decreases due to decrease in MH bond strength and therefore tendency to release hydrogen increases। तो डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? बिकॉज डिक्रीज़ इन दी स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड, MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो गई है, बॉन्ड वीक हो गई है, वो आसानी से टूट जाएगी डाउन द ग्रुप, और अगर वो आसानी से टूट जाएगी तो टेंडेंसी टू रिलीज़ दी हाइड्रोजन इंक्रीजेज एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, now the next is तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई रिड्यूसिंग कैरेक्टर। now the fifth property is basic nature, that is basic character। तो बेसिक कैरेक्टर देखने से पहले हम एक चीज़ जान लें। पहली बात तो कि ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर लुईस बेसिस। क्यों भाई? बिकॉज दे possess a lone pair of electrons। तो जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के वो सब बेसेस हैं, लुईस बेसेस। क्यों? क्योंकि उनके पास लोन पेयर है। जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तभी हमने क्या देखा था कि स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है इसको ये डोनेट करते हैं, और इसी लोन पेयर की वजह से सारे हाइड्राइड्स जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऑल दी हाइड्राइड्स हेयर आर बेसिक, लुईस बेसिस हैं वो। वाई? बिकॉज दे हैव अ लोन पेयर सो दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो लुईस बेसिस होते हैं।
जो एक्सेप्ट करते हैं वो लोइस एसिड्स होते हैं। तो दे हैव अ लोन पेयर विच दे कैन डोनेट एंड देयरफॉर दे एक्ट्स एज बेसिस। सारे बेसिस हैं पर सबकी स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा बेसिक कैरेक्टर जो है उसका ऑर्डर जो है वो क्या है। व्हाट इज़ द ऑर्डर फॉर द बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो है NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, ठीक है, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर से हमें क्या पता चल रहा है भाई, ये पता चल रहा है कि बेसिक कैरेक्टर जो है हमारा ये जो है डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। क्या हो रहा है, डाउन दी ग्रुप ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो डाउन दी ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है कि डाउन दी ग्रुप लोन पेयर डोनेट करने की इनकी जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। तो लोन पेयर है तो सबके पास, इन सबके पास है, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, फॉस्फोरस के पास है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके पास लोन पेयर है, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, एक लोन पेयर यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। पर इनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है ये डाउन दी ग्रुप कम होती जा रही है और इसलिए इनका बेसिक कैरेक्टर भी कम होता जा रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है ये देखते हैं, ठीक है। होता क्या है, एक चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि डाउन दी ग्रुप साइज़ जो है एटम की वो बढ़ती जा रही है। तो साइज़ बढ़ती जा रही है, लोन पेयर उतना ही है, सबके पास सेम लोन पेयर है, ठीक। लोन पेयर सबके पास सेम है, साइज़ बढ़ती जा रही है। तो अगर सेम लोन पेयर है और साइज़ बढ़ती जा रही है तो डाउन दी ग्रुप ये जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, वो कम होती जा रही है। देयर इज़ डिक्रीज इन दी डेंसिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या यूँ कहें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अ लार्जर वॉल्यूम नाउ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यहाँ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना, डाउन दी ग्रुप साइज़ बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और मास चेंज नहीं हो रहा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है। तो डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की डाउन दी ग्रुप क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन दी ग्रुप कम होती जा रही है, खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लेते हैं। इनका बेसिक कैरेक्टर है सबका, क्यों बेसिक कैरेक्टर है, रीज़न क्या है, इनके पास एक लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकते हैं, सबके पास एक ही लोन पेयर है जो इनको डोनेट करना है। डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, एटम की साइज़ बढ़ती जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और लोन पेयर सबका सेम है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खुद हमारे पास कम हो जा रही है तो हम दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। तो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एंड देयरफॉर tendency to donate the lone pair also decreases, which results in decrease in the basic character of these hydrides down the group. So let's write the reason now, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि रीज़न लिख लेते हैं, बोल बहुत लिया, अब लिख लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप the size of central atom increases therefore electron density on central atom decreases due to which tendency to donate
a pair of electrons also decreases, and therefore tendency to donate a pair of electrons also decreases. So that was basic character. Okay, so this was the order of basic character. तो ये हो गया हाइड्राइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़.